नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं एनपीए क्या है और एनपीए का परिभाषा, और इसी से संबंधित आप सभी को आज वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। यहाँ देखिए एनपीए की परिभाषा। तो यहाँ की एक आस्ती पट्टे पर ली गई आस्ती सहित तब तक अनर्जक बन जाती है जब यह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है। रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा निर्देश के अनुसार एक ऋण या अग्रिम तक अनर्जक बन जाता है तब जैसे बैंक के द्वारा ऋण दिया गया और बैंक का जो ऋण चुकाने का जो बना रहता है वापसी नियोजन, मूलधन और ब्याज, अगर उसमें देरी हो जाता है और बैंक में आय उत्पन्न माने आय आना बंद हो जाता है, तो रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश अनुसार एक ऋण या अग्रिम ऋण तब तक अनर्जक बन जाता है। मैंने उनको अगर चाहेंगे कि अग्रिम ऋण भी लेना तो उनको नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनका बैंक से लेन देन बंद हो चुका है। अब है एक में है कि ऋण के संबंध में ब्याज और या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि तक अतिदेय अदत बनी रहती है। जैसे देखिए, पहले का नियम था कि अगर 90 दिन तक अगर पैसा जमा नहीं भी हुआ तो वो होता है कि कुछ भी नहीं प्रभाव होता था, पहले 6 महीना भी प्रभाव नहीं होता था। लेकिन अब से ये नियम आ गया है कि अगर आप ऋण लेते हैं अगर वो 30 के 30 अगर नहीं आप डालते हैं तो आपका एनपीए होना तय है, चाहे आप ऋण चुका भी दीजिए। सेकेंड में है कि ओवरड्राफ्ट या नकदी ऋण के मामले में खाता 90 दिन से अधिक अवधि तक अनियमित बकाया शेष नामे या मंजूर सीमा से अधिक रहता है। अगर चेक ड्राफ्ट के माध्यम से अगर नकदी ऋण मतलब लिया गया है तो 90 दिन से अधिक अवधि तक अनियमितता बकाया शेष नाम मंजूर सीमा से अधिक रहता है। अगर 90 दिन के अंदर में ये सब अगर अनियमितता हो गया तो उसका ऋण मतलब मंजूर करने में सीमा बहुत अधिक लगता है, उनको बैंक के द्वारा ऋण देने में बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद थर्ड में है कि खरीदे गए और बट्टाकृत बिल के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि तक अतिदेय अदत रहता है। अगर जो भी यहाँ है कि खरीदे गए बट्टाकृत बिल के मामले में 90 दिन से अधिक अवधि तक अतिदेय हो रहता है। अगर किसी भी तरह का अगर खरीदा गया है उसका जो अगर बट्टा जो है उसको वो मिला के 90 दिन की अवधि तक में उसका जमा करने का टाइम रहता है। अब क्या है 4 में है कि अल्पविधि फसलों के लिए ऋण या नकदी ऋण की मूलधन की किस्त और या ब्याज 2 फसल अवधियों के लिए अतिदेय होता है। तो ये जो है ये ऋण जो एनपीए का बता रहा है, फसलों के ऋण या नकदी ऋण, तो फसल का ऋण लिया गया या नकदी ऋण लिया गया तो उसका किस्त या ब्याज में अतिदेय होता है। 5 में है कि दीर्घावधि फसलों के लिए ऋण या नकदी ऋण की मूलधन की किस्त और या ब्याज की फसल के लिए अतिदेय होता है। अगर फसल वाला होता है कि दीर्घावधि वाला, यानी अगर ज़्यादा समय के लिए अगर ऋण लिया गया है या नकदी ऋण लिया गया है तो उसका मूलधन और किस्त या ब्याज फसल की अवधि के लिए अतिदेय होगा। मतलब अगर फसल के जब तक अवधि है तब तक आराम से वो लंबे समय तक पैसा जमा कर सकते हैं। अब है इसमें है कि किसी तिमाही के दौरान प्रभारित ब्याज के तिमाही की समाप्ति से 90 दिन के भीतर पूरा भुगतान न करने पर बैंकों को एक खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। जैसे कि एक तिमाही अगर हो गया और उसका न मूलधन जा रहा है न ब्याज जा रहा है, तो तिमाही मतलब जैसे ही मतलब
ख़त्म हो गया तो 90 दिन के भीतर पूरा होने के बाद बैंक उस खाते को एनपीए में डाल देता है। लेकिन अब ये चीज़ पहले था, अभी जो है सो एक ही महीना के अंदर 30 को 30 अगर कभी भी ऋण लिए लेकिन 30 को अगर नहीं चुकाइएगा तो आपके खाता एनपीए में चला जाएगा। अब यहाँ है कि एक खाते नकदी ऋण या ओवरड्राफ्ट को तब तक अनियमित समझा जाना चाहिए जब तक बकाया शेष राशि लगातार मंजूर सीमा आहरण सीमा से अधिक बनी रहे। ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया शेष मंजूर सीमा या आहरण सीमा से कम हो या लेकिन तुलन पत्र की तारीख को लगातार 90 दिन तक कोई जमा प्रविष्टियां न हो, जमा राशि उस अवधि में नामे किए गए ब्याज के लिए पर्याप्त न हो, ऐसे खातों को अनियमित समझा जाता है। जैसे कि है कि एक कोई खाता है तो वह नकदी ऋण है या ओवरड्राफ्ट के माध्यम से हुआ होगा। तो पीछे जैसे पहले क्या था कि अगर 90 दिन के अंदर में अगर किसी भी तरह का अनियमितता हुआ या उसका बकाया माने शेष राशि बच गया होगा तो उसको उस खाते को एनपीए में डाला जाता था। और उसका अगर ऋण मतलब अगर लेने के लिए भी चाह रहा है तो उसका ऋण सीमा जो होता है वो बढ़ा दिया जाता है। पहले वो बैंक के द्वारा बोला जाता है कि पहले आप बैंक में क्रेडिट अच्छा बनाइए, उसके बाद ही फिर आपको बैंक के द्वारा सोचा जाएगा कि आपको कब तक मतलब ऋण देना है। अब क्या है, मंजूर सीमा के बाद आहरण सीमा से अधिक बनी रहे। जैसे कि आहरण होता है कि निकासी करना, तो अधिक मैंने समय लग जाता है। ऐसे मामले में मूल परिचालन खाते बकाया शेष मंजूर आहरण सीमा कम हो लेकिन तुलन पत्र की तारीख को लगातार दिन में प्रविष्टि न हो। ऐसे मामला जिसमें मतलब रहता है उसमें परिचालन यानी लेन देन करने में या बकाया शेष मंजूर करने में, उसमें आहरण यानी निकासी करने में जो तारीख भी रहता है उससे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। उसके बाद है कि 90 दिन तक जमा प्रविष्टि नहीं होने पर जमा उस अवधि के नामे ब्याज के लिए पर्याप्त न हो, ऐसे खाते को अनियमितता समझा जाता है। तो पहले था 90 दिनों तक था, लेकिन अब से समझ जाइए आप लोग क्लियर कि अब मतलब एक महीने के ही अंदर अगर आप ये आपको ये ध्यान देना है, अगर आपको एनपीए से संबंधित कोई परिभाषा पूछ रहा है तो पहले जो था वो चीज़ तो हम बता ही चुके, लेकिन इसी में आपको मतलब ये चीज़ बताना पड़ेगा कि इसका बैंक का नियम मतलब चेंज हो गया है। तो चेंज हो गया है तो सबसे पहले क्या करना है कि जब भी अगर ऋण हम निकासी करने जाते हैं तो ऐसा करेंगे कि 1 तारीख को निकासी करेंगे। 1 तारीख को अगर निकासी करेंगे तो हमको होगा क्या कि 30 तारीख तक 1 महीना लग जाएगा। तो 1 महीना लग जाएगा तो हम आराम से क्या काम करेंगे कि मूलधन और ब्याज दोनों बैंक का चुका देंगे ताकि हमारा एनपीए में नहीं गया। अगर 1 तारीख को निकासी किए हम सोचेंगे कि नहीं हम 1 तारीख के पैसा हम भरेंगे, तो नहीं, वो बेकार हो जाएगा, हमारा खाता एनपीए में चला जाएगा। तो एनपीए में अगर खाता बार बार जा रहा है तो वो क्रेडिट बैंक से बेकार हो जाता है। चलिए अगर 1 तारीख के बाई चांस आप अगर नहीं भी निकासी किए तो क्या काम कीजिए कि 15 तारीख को निकासी कर लीजिए। 15 तारीख को अगर निकासी कर लेते हैं, जैसे कि समझिए कि स्वयं सहायता समूह का अगर 10 लाख रुपया निकासी हुआ तो अगर 1 तारीख के नहीं निकासी हुआ, 15 को निकासी हुआ, तो ऐसा करेंगे कि 15 तारीख से लेके 30 तारीख तक 15 दिन का हुआ। तो अगर 15 दिन जैसे अगर ऋण होता है कि अगर 50 हज़ार रुपया लिया होगा तो उसमें 50,000 लिया होगा, 5,000 के या 2,000 के किस्ती मैंने बनाया हुआ होगा। तो क्या काम करेंगे कि 2,000 जहाँ किस्ती होगा वहाँ 15 दिन का किस्ती 1,000 मूलधन और साथ में ब्याज जमा कर देंगे। नहीं तो क्या काम करेंगे कि 15 दिन का
ब्याज 30 तारीख तक पूरा दे देंगे, और जब 15-30 तारीख तक क्लियर हो जाएगा A to Z मतलब ब्याज, तो क्या काम करेंगे कि फिर हम अब 1 तारीख से मूलधन 30 तारीख तक मूलधन और ब्याज मतलब बैंक को चुकाते रहेंगे। तो उस स्थिति में हमारा खाता NPA होने का संभावना नहीं रहेगा, क्योंकि बैंक को हम पैसा दे भी रहे हैं और बैंक हमारा खाता को NPA में भी डाल रहा है। तो उस स्थिति में अपना माइंड लगाना है कि ऐसा करें जो हमारा खाता NPA भी ना हो और हमारे खाते का लेन देन भी अच्छा चले। तो अब तो आप सभी को NPA से संबंधित मतलब सभी बातें क्लियरली हो गया होगा। एक होता है PNPA। NPA होता है कि आपका PNPA होता है कि NPA में मतलब PNPA हो गया कि इतना पैसा अगर जमा कर दीजिए तो आपका PNPA नहीं हो पाएगा, NPA में जाने से बच जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को NPA से संबंधित हम आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। पहले 90 दिनों वाला था, लेकिन अब से नियम चेंज हो गया है, लेकिन जानकारी तो रखना सभी तरह का है। चलिए अब हम ये बताते हैं कि आस्ती वर्गीकरण क्या है। देखिए कि रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों में यह शर्त है कि बैंक को आस्तिया या ऋण को 4 श्रेणियों में प्राधिक वर्गीकृत किया गया है। जो बैंक के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसको 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो एक है मानक आस्तिया, सेकंड है अमानक आस्तिया, और थर्ड है संदिग्ध आस्तिया, और 4 है हानि आस्तिया। अब देखिए कि एक आस्ती NPA है या गैर NPA मानक आस्तिया वे आस्तिया है जो NPA नहीं है। अतः NPA खातों को शेष 3 श्रेणियों में समूहित किया जाता है। दूसरे शब्दों में NPA खातों को पुनः 3 उप श्रेणियाँ में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उसको क्या है, अवमानक संदिग्ध और हानि संदिग्ध में। जो NPA का जो होता है इसका 3 उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तिया। अब इसको मानक आस्तिया को कैसे क्या है वो समझिए। मानक आस्तिया क्या है? मानक आस्तिया वे है जो अपने ब्याज और मूलधन की किस्त का भुगतान समय पर करती है। NPA की विशेषता या ब्याज और मूलधन का समय पर भुगतान न करना, जिसे आगे परिभाषित किया जा सकता है। मानक आस्तिया देखिए क्या है, अपने ब्याज और मूलधन की किस्त भुगतान समय पर नहीं करता है। उसका NPA विशेषता ब्याज और मूलधन समय पर न करना यह परिभाषित मानक इस आस्तिया हो जाता है। जैसे कि वापसी नियोजन जो बना है उसके अनुसार नहीं करना, वो अपना मनमर्जी तरीके से जो पैसा भरा जाता है तो वो हो गया मानक आस्तिया में। अब मानक आस्तिया को अर्जन आस्तिया भी कहा जाता है। मानक आस्तिया को अर्जन आस्तिया भी कहा जाता है क्योंकि ये बैंक के लिए नियमित ब्याज अर्जित करती है और मूलधन राशि या किस्त समय पर प्राप्त हो जाती है। अतः ये लाभ कमाने और आगे ऋण देने के लिए चुकौतियों का पुनर्चक्रण करने में समर्थ बनाती है। ये होता है कि मानक आस्तिया मतलब इसको होता है कि बैंक से जो आता है तो चाहे किसी भी तरह से पैसा आ रहा है तो वो मानक आस्तिया होता है। उसको जैसे बैंक में तो पैसा आ रहा है तो उसको अर्जन आस्तिया भी कहा जाता है क्योंकि ये नियमित ब्याज अर्जित करता है मूलधन राशि। तो चलिए हम इतना ही पर हम करते हैं क्लियर, क्योंकि अब हम ये मानक आस्तिया से संबंधित अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो चलिए हम आपको एक बार शुरू से अंत तक का बता देते हैं, इससे संबंधित आपको बाद में बताएंगे। तो आप सभी का हमारा वीडियो कैसा लगा होगा? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को याद करवाना हमारा भी जिम्मेवारी बनता है, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए हमारे वीडियो में आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय सभी को एक साथ।